I would like to send a message to the public. Please don't be panicky. And the government of India has finalized some guidelines for the testing. Don't go testing without any prescription of the doctor, without going to the doctor. If doctor says that it is required, only then go. Hello and welcome to Dr. Speak. In the next 1 hour, we'll take all your questions related to COVID-19. It's a phone-in program. The landline numbers will be flashed in some time. You can give us a call on that numbers, and you can also ask your questions on social media, that is Twitter and Facebook. We'll try to solve all your queries. An eminent panel of health experts will also be joining us soon. We'll introduce them as soon as they come in. I'm Abhishek Mahajan. With me is my colleague Jyotika. थैंक यू अभिषेक। नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर स्पीक में। हर रोज़ हम आपके लिए 2 से 3 बजे ये 1 घंटे का शो लेकर आते हैं ताकि कोविड-19 से जुड़े आपके तमाम सवाल, आपकी भ्रम भ्रांतियाँ आप हमारे साथ शेयर कीजिए। हम आपके सवाल ले जाएंगे अपने एक्सपर्ट्स तक और आपके सवालों के जवाब देंगे वो विस्तार से और आपकी सारी परेशानियों का समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते रहेंगे। फ़ोन लाइंस खुल चुकी हैं, फ़ोन उठाइए और अपने सवाल हमसे कीजिए। और आप जैसे कि अभिषेक ने बताया, ऑनलाइन भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फेसबुक ट्विटर पर अपने सवाल कर सकते हैं। और हमारे साथ हमारे गेस्ट आज के जुड़ गए हैं। चलिए जल्दी से उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर नरेश गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट MAMC। डॉक्टर गुप्ता नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार ज्योतिका जी। डॉक्टर सुब्बलक्ष्मी वारगेकर हैं, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। डॉक्टर सुब्बलक्ष्मी नमस्कार, स्वागत है आपका भी। डॉक्टर नरेश, आपके पास आते हैं। शुरुआत उसी चीज से करते हैं जिसे हम रोज करते हैं। कोविड-19 की मार हम सब झेल रहे हैं। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आने की कोशिश कर रही है। लगातार कोशिशें चल रही है कि जल्द से जल्द इसकी वैक्सीन आए और हमें इससे निजात मिले। दुनिया भर के जो डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, सब इसमें लगे हुए हैं। लेकिन इसी दौरान हम सबका फर्ज बनता है कि इस लड़ाई में हम इन फ्रंटलाइन वॉरियर्स का, आप जैसे फ्रंटलाइन वॉरियर्स का साथ दें, वो सब गाइडलाइंस मान के जो कि बहुत अहम है और इस वक्त वैक्सीन का काम कर रही हैं। जी, ये सिर्फ वैक्सीन का नहीं काम कर रही है, ये एक ऐसा वैक्सीन का काम कर रही है जो कोविड की वैक्सीन बनेगी वो तो एक बीमारी के लिए है। ये काम कर रही है 100 बीमारी के लिए। आप अगर हाइजीन फॉलो करेंगे, हैंड वॉशिंग करेंगे, मास्क लगाएंगे, हेल्थ केयर वर्कर्स या जो गाइडेंस आपको सरकार के द्वारा चैनल से या न्यूज़पेपर से मिलती है उसका अगर आप फॉलो करेंगे तो उसमें आपको कोरोना से तो राहत मिलेगी। उसमें 100 और ऐसी बीमारियां हैं जिनसे राहत मिलेगी। दूसरी चीज ये कि जैसे कोरोना जब आया था मार्च में हमारे देश में जब लॉकडाउन हुआ था, तब तक आते आते हमारे यहाँ मौसम थोड़ा, जो हम कहते हैं ना, हेल्दी मौसम हो जाता है मार्च अप्रैल में। और अब समय जो है जुलाई अगस्त का ऐसा है कि ये जो मौसम है, मौसमी बीमारियां बहुत आती हैं। मच्छर बहुत आते हैं, वायरस बहुत आते हैं, बैक्टीरिया बहुत आते हैं, पेट बहुत खराब होते हैं, डायरिया बहुत खराब होता है, एन्केफेलाइटिस आता है, डेंगू आता है, चिकनगुनिया आता है। अगर हम इनकी फॉलो करेंगे जो उन्होंने बोला, उससे इन चीजों से भी हमें बहुत राहत मिलेगी, इनसे भी बचाव होगा। तो ये जो बचाव है ये मल्टी प्रॉन्ग्ड अटैक वाली पॉलिसी है। इससे इन्फ्लुएंजा से भी बचेंगे, जुकाम से भी बचेंगे और पेट की और छाती की और दिमाग की बीमारियों से भी बचेंगे। Right, doctor, and in fact, doctor, we have seen reduced number of cases in other diseases also, rightly said, put forward by you. But Dr. Subbulakshmi, migrants are coming back, new hospitals are opening up, one in Noida today, and the recovery rate is also increasing. What do you think? Are we in control of the situation? We are in the position better than before. हम पहले से काफी अच्छे सिचुएशन में हैं अभी, क्योंकि अब जो जनता है वो समझ चुकी है कि हमें बचाव के लिए क्या क्या करना है या कैसे हम
Okay, we'll come back to you, ma'am. But Dr. Naresh Gupta, if we can ask you again that a lot of questions are being asked on plasma banks. They are of big help, and you think more banks should come up? देखिए प्लाज्मा बैंक जो है अब कोविड के लिए स्टैंड अलोन है, किसी और बीमारी के लिए अलग है, ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा होता है। वो तो है कि प्लाज्मा की जो इस्तेमाल हम करते हैं वो कई बीमारियों में हम सुइयों साल से करते हैं। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जब सबसे पहला इन्फ्लुएंजा का पेंडेमिक आया था 1918 में, तब भी प्लाज्मा का इस्तेमाल करा गया था। तो प्लाज्मा जो है हर ब्लड बैंक का हिस्सा होता है और हमें जो है ब्लड बैंक को सशक्त करना है कि प्लाज्मा जो कि हम इन्फेक्शन के लिए और बिना इन्फेक्शन के वाली बीमारियों के लिए जो इस्तेमाल करते हैं ट्रीटमेंट में, वो हम बाकियों में भी दे सकें। इनफैक्ट जैसा ये प्लाज्मा की बीमारी के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो प्रोटीन आते हैं, ऐसे ही प्लाज्मा से और उसको प्योरीफाई करके प्रोटीन हम बहुत बीमारियों में यूज करते हैं, चाहे वो हेपेटाइटिस हो, चाहे वो टेटनस हो, बहुत बीमारी में होते हैं। तो ये जो प्लाज्मा बैंक है, इनको सशक्त करना है, लेकिन अलग से बनाने की जरूरत नहीं है और इसका जितना रोल इसमें आ सकता है उसको देना चाहिए। आज की तारीख में दिल्ली में प्लाज्मा बैंक की या प्लाज्मा की कमी नहीं है, जिसको जरूरत है उसको मिल रही है। और जितने हमारे पुराने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल थे, एम्स से हमारा मौलाना साहब मेडिकल कॉलेज है, ILBS में शुरू करा है, रामनगर, सब में जो है उसमें रखा है 3 के तो प्लाज्मा बैंक सिर्फ कोविड डेडिकेटेड है, जो कि अपने मरीजों को उपलब्ध करा रहे हैं जब भी प्लाज्मा जरूरत पड़े। लेकिन इसमें है कि जैसे हमारी बात आती है कि अब हमारे 2/3 मरीज रिकवर कर चुके हैं, अगर और दिल्ली में तो 90% के करीब रिकवर कर चुके हैं, जो रिकवर कर चुके हैं उन्हें आगे आना चाहिए कि प्लाज्मा दे। प्लाज्मा बैंक में कोई लाइन नहीं लगी है, कोई ऐसी भीड़ नहीं है और उसी प्लाज्मा बैंक में हम बहुत ज्यादा मरीजों को अभी फायदा कर सकते हैं अगर डोनर सामने आएंगे। So, sir, you'll urge more and more people who have recovered from COVID-19, they should come up and donate their plasmas because they are scared कि हम donate करेंगे तो कोई कमजोरी ना हो जाए। You are right, Abhishek ji, this is a very sad moment that there is some misinformation that goes into some corners. The persons who have recovered from COVID have become stronger. Their body has become stronger. And what is there in plasma is a kind of a protein. Okay. Now what they must understand is, if plasma is taken, does not mean that somebody is taking away their plasma and that protein is getting drained out. That protein, God has given us such a system that whenever you need that protein, the person who has recovered can develop that in large amount in no time. So they should not fear that they will get weaker or they will have some kind of a harm. They can only do good, just like the blood donation has been doing for 100 years. So you are right, they should come forward and contribute more to plasma, and giving plasma is much easier and much more easier than giving even the blood donation. You just give plasma and the effect of that recovers within 2 hours. Right. Inquiries have also started coming. Jyotika, you want to ask? We have a caller with us. हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, प्रदीप जी जुड़ गए हैं। प्रदीप जी स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। मैडम मैं हैंडीकैप हूँ और इसके कोरोना लेके क्या प्रिकॉशन होना है, यानी क्या चाहिए, कैसे प्रिकॉशन लेना चाहिए? डॉक्टर नरेश जी, मैंने प्रदीप जी का सवाल पूछा। इनका सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो हैंडीकैप कैटेगरी है वो उसको इतना इंक्लूजन करा गया है। अभी दिव्यांग का जो एक्ट भी बना 2016 में सितंबर में, पर्सन को राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उसमें बहुत कोशिश करी गई है। तो इनके माध्यम से मैं सभी उन जनों को कहना चाहूंगा, आपको वही प्रिकॉशंस लेनी है जो बाकी लोग लेते हैं, आपको और कोई प्रिकॉशंस नहीं लेनी। मतलब आपको सफाई रखनी है, आपको अपना अननेसेसरी चेहरा, आंखें, मुंह को, नाक को छूने की जरूरत नहीं है। हाथ धोने हैं साबुन पानी से। साबुन, कोई सा भी साबुन हो, पूरा इफेक्टिव होगा कोरोना से राहत दिलाने में।
अगर कहीं आप बाहर जाते हैं, शायद आपका जाना भी कम होगा, लेकिन अगर आप जाते हैं तो मास्क जरूर लगाएं। भीड़ में है, घर में है, किसी गैदरिंग में है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। इनसे आपको कोविड से भी राहत मिलेगी और बीमारियों से भी राहत मिलेगी। और अपना ये ध्यान रखिए कि खाना पीना जो है आपका बैलेंस हो, और कुछ जैसा आपका नॉर्मल दिनचर्या रहती थी पहले उसमें आप आने की कोशिश करें, क्योंकि अब हालात बड़े अच्छे हैं। लेकिन जो क्लोज्ड स्पेसेस हैं, जहां पे बहुत ज्यादा लोग हैं और सोशल डिस्टेंसिंग मुश्किल है, ऐसी जगह ना जाएं। कोशिश करें कि उसी जगह पे ज्यादा रहे जहां पे कि हवा का आवागमन हो। वेंटिलेटेड एरियाज आर दी सेफेस्ट एरियाज। तो प्रदीप जी, आप ऐसे आवागमन वाले ओपन एरिया में रहे जहां की हवा का भाव आ रहा हो, और आपको चिंता करने की बात नहीं है। Okay, hope we answered your question. Dr. Subha Lakshmi is also with us. Dr. Subha Lakshmi, I was asking you, are we in a better situation than before? Over 50,000 cases coming every day. Should we be scared? And people are actually scared with the rising number of cases. But the good thing is that active cases are declining and recovery rate has also touched 67%. हाँ जी, क्योंकि हमारी रिकवरी रेट अच्छी हो गई है तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। और ये हो पाया है क्योंकि एक तो डिजीज पहले से जो आ रही है ज्यादा वो माइल्ड है, जो सीरियस केसेस हैं वो पहले की बजाय अब थोड़े कम हुए हैं। और दूसरी बात है कि जो हमारी जनता है वो सतर्क काफी हो गई है, चीजों को समझने लगी है। उन्होंने पहले भी अपनाया था ये पूरी सतर्कता से, जो हमने बताया, आपने आपके माध्यम से बताया, या हर जगह पे ये चीजें कही गई कि हमें बार बार अपना हाथ धोना है, सैनिटाइज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, मास्क यूज करना है, रेगुलर मास्क यूज करना है प्रॉपर तरीके से। तो जो ये चीजों को हम अपनाए हैं उससे हम आज ये इस पोजीशन में हैं कि हम इस कोरोना की बीमारी से ज्यादा अच्छे से लड़ पा रहे हैं, आगे बढ़ पा रहे हैं। लेकिन हमें इसके बाद बिल्कुल ढिलाई नहीं बरतनी है। हमें आगे भी इसी तरह से ये पूरी सतर्कता साथ में लेके और ऐसे ही चलना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम चीजों को काफी अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे। जी, right. Situation is better than before, but we cannot lower our guard. That's what Dr. Subha Lakshmi is saying. We also have one more caller with us. जी, good afternoon. पूछिए अपना सवाल। मैं पूछूं? जी प्लीज, रंजना सिन्हा जी लखनऊ से हैं, पूछिए। मेरे को कल से यूटीआई की प्रॉब्लम है हल्की, और 100 से 101 के बीच फीवर है और कोई सिम्टम नहीं है। तो क्या मुझे कोविड टेस्ट के लिए जाना चाहिए या वेट करना चाहिए? क्या मेरी एज 60 है, अप्रैल में मैं 60 की कंप्लीट हुई। मैम, इफ यू कैन आंसर द क्वेश्चन। जैसे उन्होंने कहा यूटीआई है, अब यूटीआई को क्यों कह रही हैं ये चीज पहले जानना जरूरी है। तो अगर उनको ऐसा पहले होता है या बार बार होता है तो हम बिल्कुल ऐसे कि सिर्फ एक बुखार और यूटीआई की बात समझ के ये नहीं कह पाएंगे कि ये कराना है या नहीं कराना टेस्ट। हम पहले इसके लिए टेलीमेडिसिन जो अभी आपके मतलब डिस्ट्रिक्ट में है या आसपास है, जो भी हॉस्पिटल्स हैं जहां टेलीमेडिसिन की सुविधा उपलब्ध है, या काफी जगह पे ओपीडी सुविधा चालू कर दी गई है, तो आप वहां जाके कंसल्ट करें अपने रिपोर्ट, या आप अपना भी टेस्ट कराएं, अपना भी मतलब जांचें कराएं, चेकअप कराएं। क्योंकि ये बुखार अगर हम कह दें कि ये कोविड नहीं है तो ऐसा इस समय पे जरूरी नहीं है, क्योंकि अब सिम्टम जो है वो बहुत अलग हो गए हैं। सिर्फ बुखार के साथ भी कई बार लोगों को कोविड पॉजिटिव आ रहा है और कुछ लोग विदाउट एनी सिम्टम, मतलब बिना किसी लक्षण के भी पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इसलिए वो जरूरी है कि वो अपना बीमारी के बारे में पूरी चीजें जाके अपने डॉक्टर से संपर्क करें या टेलीमेडिसिन के माध्यम से इसके बारे में बात करें। जी बिल्कुल। अभिषेक, हमारे साथ ऑनलाइन अब क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं। फेसबुक पे हमारे साथ हमारे जो ऑडियंस है वो जुड़ गई है। डॉक्टर नरेश, आपके पास आना चाहूंगी एक सवाल के साथ। एक सीनियर ऑडियंस है हमारे साथ, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। He has written that also. हाँ, उन्होंने लिखा है, बहुत शुक्रिया आपका, रेगुलर हमारा आप शो देखते हैं और हम आपके सवालों का जवाब दे पाते हैं, ये हमारे लिए भी एक अच्छी सौभाग्य की बात है। पूछना चाह रहे हैं, सिंस मार्च माय वाइफ हैज गॉन आउटसाइड, नॉट गॉन आउटसाइड एट ऑल, एंड शी इज 56. She faces nasal congestion sometime, takes allergic medicines. So taking allergic medicine regularly, in this situation, is it advisable or not? No, you see, this situation has nothing to do with the regular medication being stopped. I don't know why she was why she was on allergic medicine. There are persons who get allergic rhinitis and they are prescribed this allergic medicine.
that allergic medicine should be taken for that rhinitis, जो इनकी नाक की nasal congestion की, the nasal congestion problem. But taking that anti-allergic medication will not have any impact on the risk for coronavirus. If the risk will go up. So they should take the previous older medication as required, unless they are specifically told not to. Okay. So in this scenario, one thing that emerges is, under the big umbrella of COVID, other diseases seem to be taking a back seat. Whether it is TB or heart disease or hypertension or allergy or chest diseases or chronic obstructive lung disease. So everybody should keep in mind that the regular old diseases that they suffered from or they are having symptoms from, they have to be addressed and they have to be treated. We should not undermine them just because COVID is being talked about everywhere. But talking about post-COVID recovery, Dr. Naresh, I mean, do some traces remain even after the recovery? Because I was reading it somewhere that in Wuhan, 90% of the patients who have recovered from COVID are suffering from one infection or the other, lungs they mentioned. See, there are two aspects to it. One is, when there is COVID, the virus gets into the body, causes the disease, and usually means we are talking in terms of 80%, would recover within 2 weeks. Okay. To be safer, we stretch it to 3 weeks. So you see that is a period we used to have for the quarantine. Now the problem is, some of these persons will develop more complicated disease, and lungs are the prime one that gets into complication. Once they get into complication, that means that it is causing a disease in the lungs. Like a burn causes burn on the skin, trauma causes accident on the road. But once there is a damage to the skin in burns or to the bone or muscles in the trauma, likewise the lungs get damaged and they can get infected with other bacteria. Okay. Now they can last longer. As for COVID, how long can it last? The person who develop these complications of COVID can have the virus in their body for several months. Several months. We also have a concern that this virus not only goes into the lungs where it causes a primary disease, but sometimes it goes into the gut also, the stomach as you can call it. So the gut or the urine system. Now both these areas can start flushing out virus, and that virus flushing out is for some reason seen more from the younger generation. Okay. The idea is that this kind of a flushing out of the virus from the urine and stool, which can go on for a month, and is in asymptomatic persons, is a risk when we think of the sewage system. And that's why one has to adopt good hygiene practices when one is using a common washroom or toilet. Okay. So the short answer is, yes, the virus can linger much longer. It can stay in different parts of the body, but most of the persons who recover will not have it. And the second thing is, the long-lasting impact would be from the secondary infections, but more often they are from the damage that has been caused upfront by either the virus and or the bacteria. And Dr. Subha Lakshmi, you want to add anything to it? I mean, any special precautions we need to take even after someone who has suffered from COVID-19, he has recovered, he has completed 14 days of isolation and he has recovered. Any special precautions he need to take post-recovery? Actually, after 10 to 14 days of infection, the patient can give infection, the rate it is very less. अब जो माना जा रहा है कि 10-12 दिन के बाद अगर इन्फेक्शन होने के बाद जो पेशेंट से इन्फेक्शन दूसरे व्यक्ति को होने के चांसेस बहुत कम है और उसकी परसेंटेज भी बहुत कम है, तो इसलिए ऐसी बहुत डरने की बात नहीं है। जो हम यूजुअल प्रिकॉशन जो हम वैसे ही जो हम अप्लाई कर रहे हैं कि हाथ बार बार धोना है, मास्क लगाना है या सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, ये हमें साथ में ही वैसे ही चलते रहना है। और बहुत आइसोलेशन जो हम 10 to 14 डेज कह रहे हैं, उसके बाद हम उसको रिलैक्स कर सकते हैं। Okay, that is तो ऐसा not हमें right. उससे डर के रहने की जरूरत नहीं है। राइट राइट। डॉक्टर सुब्बा लक्ष्मी, आपने जो बताया उससे मिलता जुलता एक सवाल है हमारे साथ ऑनलाइन आया। नेहा खत्री जी पूछना चाह रही है कि माय फैमिली टेस्टेड पॉजिटिव ऑन 8th of July, 1 month completed today,
So are we over from it now, or still there are any risks with us having mild chest pain and cough? नो अगर 1 मंथ हो चुके हैं तो अब इनसे किसी को इन्फेक्शन होने का जो डर या खतरा हम सोचते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। काफी कम 10 to 14 डेज जैसे मैंने पहले भी बताया, तो इसके बाद इन्फेक्शन देने की जो परसेंटेज है वो बहुत कम हो जाता है। मैम तो वैसा तो नहीं है। तो इनको टेस्ट कराने की अब जरूरत है या नहीं है दोबारा? बिल्कुल नहीं, जो गाइडलाइंस बोलती हैं उसके हिसाब से हमें दोबारा टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। जी जी जी। There is one more question, Jyotika, from Sukanta Biswas. He is asking, Very good question. what is doctor's advice to those who are non-health workers who are supposed to go door to door for the surveys in COVID-prone area, door to door survey in COVID-prone areas? Dr. Naresh, if you can answer this. Yeah, I think Sanji has asked a very good question. It's a very practical problem. All these delivery boys, service boys and girls, those who go from door to door, what should they do? Now, there are two aspects to it. One is you save yourself, but also remember that you have to save others also. You should not get it from somebody else, and you should not give it to somebody else. Yeah. And you cannot, sometimes one does not realize that one is able to give it to somebody else, because half of the patients who get affected by coronavirus are actually asymptomatic. They have no symptoms. They don't even know that they can spread it. But they are harboring virus in their throat. They are bringing it out not only when they are coughing, if they are coughing, or sneezing, which they could, even when they are breathing, when they are talking loud. So whenever these persons go, they should keep that either one of them or the person they are visiting is a potential risk. Use the mask. Use the mask, so that it is minimized the spread from the person to the other and the other, both ways. The second is, that is the time one should not talk loud. Loud voices have a greater risk. And one should talk less. If you can do without talking with the other ideas, that is even better. And one is talking, one should not talk face to face, means one is talking into the other face. Make it 90 degrees. It would be better. It would look civil also. And of course, when you move from one place to another, don't forget that you have to take care of your exposed areas. You have to have the hand wash or face wash or sanitizer. Best, of course, is soap and water. I still say best is soap and water. Don't have undue faith in the sanitizing sanitizer. Because one tends to forget that the sanitizer quantity that you need for disinfecting the hands and the arms. डॉक्टर गुप्ता, हम आपको बीच में रोक रहे हैं। ये विजुअल्स आ रहे हैं। अभिषेक, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कोरोना ट्रीटमेंट फैसिलिटी नोएडा में इसका शुभारंभ किया है, और ये विजुअल्स आप देख सकते हैं इसी हॉस्पिटल का दौरा करते हुए और देखते हुए इंतजामों को किस तरह से एक बड़ी फैसिलिटी उत्तर प्रदेश के लोगों को प्रोवाइड की गई है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, क्योंकि नोएडा, अभिषेक, तो आसपास के जो इलाके हैं उन लोगों को भी बहुत हेल्प इस फैसिलिटी से मिलेगी। आप देख रहे हैं शुभारंभ करते हुए। Absolutely, and the situation, Jyotika, has also improved if you look at Ghaziabad and the NCR area, Noida, and I mean, they also are following the guidelines of the home isolation now. It was implemented few days ago. And Dr. Naresh, Prime Minister Narendra Modi had hailed Delhi's model of home isolation and also setting up of plasma banks. But if I talk about sero surveys, you think it's happening in few districts, but it should happen everywhere now to know that how many people have antibodies? Yeah, I think Delhi had done one survey and they have just concluded the second survey and the results will be out in another week or 10 days time. Yeah. The first one had shown 23% positivity overall, but if we look into the 11 different districts, the positivity rate was different. And but in any case, overall of 23% is not a bad zero positivity. In medicine, we say if it is going beyond 50 and 60%, then the herd immunity tends to come in and tends to fight the whole virus off. But 23% is not bad. And that means that Delhi has done well and the exposure has been there, the deaths have been minimal,
Yeah. And home quarantine actually is the most cost-effective way. Yeah. And second, it also involves the participation of the community. You see, unless we have the community having a feeling of participation and ownership, if you just enforce directives on the public, there are some segments that don't like it. And they feel kind of estranged from the whole setup. So here, when they are doing themselves the home quarantine, they are learning all those different precautions that they have to take, and they feel quite empowered in doing it, and they feel very happy at the end. And I'm sure these are the persons who would be more willing to be a donor later on of their plasma. So home quarantine is good, daily model is good, zero positivity is good, and I don't think we should have any doubts about it. Only thing one should keep in mind is zero positivity gives you some protection against the coronavirus. जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब आप कर रहे हैं। हम लौटेंगे इसी बातचीत पर। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, जय कुमार हैं जमशेदपुर से। जय कुमार जी, स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैम। मैं ट्रांसवर्स माइलेटिस का पेशेंट हूँ और इसमें जय कुमार जी, आप एक बार दोबारा अपना सवाल फिर से शुरू से दोहराइए। अपनी टीवी की वॉल्यूम हाँ बिल्कुल। मेरा नाम जय कुमार है सर और मैं ट्रांसवर्स माइलेटिस का पेशेंट हूँ। इसके कारण मेरे को इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन लगता है हर 6 महीने में। तो मैं ये इस बात पे जरूर हूँ कि क्या मैं ये लगवाऊं या नहीं लगवाऊं, क्योंकि ये इम्यून को सप्रेस कर देता है। तो मैं सर जरूर हूँ इस बात पे। डॉक्टर शुभ लक्ष्मी। हाँ जी, आप जैसे कि बताए हैं कि आप एक ट्रांसवर्स माइलेटिस के पेशेंट हैं और ऑलरेडी इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी ट्रीटमेंट में चल रहे हैं। तो इसके लिए ये आपके ट्रीटमेंट का एक अहम हिस्सा है, इसलिए ये दवाइयां चल रही हैं। तो जो दवाइयां चल रही हैं उसको नहीं लगवाना, क्योंकि एक दूसरा इन्फेक्शन ना हो जाए, ये चीज शायद सही नहीं होगी। और जिन डॉक्टर साहब से आपका ऑलरेडी इलाज चल रहा है, ये चीज वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने आपको देखा है और आपकी बीमारी को समझा है। और अगर जो ट्रीटमेंट चल रहा है उससे बंद करने की जरूरत नहीं है, हमें एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि जो ऑलरेडी आपको है उसको रहने दीजिए, उसके साथ जो दवाइयां चल रही हैं उसको भी हमें बराबर से लेना है, हमें उसे अवॉइड नहीं करना। लेकिन जो प्रिकॉशंस हैं हम उसको ज्यादा ध्यान से करें, क्योंकि हमें वो ज्यादा जरूरी है कि हम जो प्रिकॉशंस, हम 3 चीजें हमेशा से कहते आ रहे हैं कि हमें मास्क लगाना है, मुंह पे नाक पे बार बार हाथ नहीं फेरना है, अपने हाथ सैनिटाइज करने हैं या धोने हैं, और एक सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है। और जहां तक हो सके आपको अस्पताल जितना कम जाना पड़े वो बेहतर है। तो आप इसके लिए टेलीमेडिसिन की माध्यम से इस चीज के बारे में या अपनी दवाइयों को लेना, और तो आपको घर से बाहर निकलना या ये सब चीजें जो आप अवॉइड कर सकते हैं वो करिए। बाकी जो दवाइयां चल रही हैं उसका जो निर्णय है वो आपके कंसल्टिंग फिजिशियन से आप बैठ के बात करके ले सकते हैं। अभिषेक, हमारे पास बड़े सारे सवाल ऑनलाइन आ रहे हैं, हम इन सवालों को अब फटाफट लेते हैं डॉक्टर्स के साथ। सुनीता खत्री पूछ रही हैं, पास्ट 1 month of COVID, still having cough, are there any risks? She is 58 years old and she is a diabetic patient. Is COVID repeats itself? Does COVID come back? ऐसा ही एक सवाल ऊपर भी एक हमारे दर्शक ने पूछा है कि क्या कोविड इन्फेक्शन के ठीक होने के बाद दोबारा चांसेस हैं कि हम इस इन्फेक्शन से ग्रस्त हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? डॉक्टर शुभ लक्ष्मी, इफ यू वुड लाइक टू आंसर द क्वेश्चन प्लीज। जो इन्होंने कहा है कि दोबारा से इन्फेक्शन हो सकता है या नहीं, तो अब तक की जो रिपोर्ट्स हैं या जो भी स्टडीज हैं उसमें ये सब पाया नहीं गया है बहुत ज्यादा परसेंट में। लेकिन क्योंकि ये वायरस नया है, बहुत ज्यादा हमने इसके बारे में जाना नहीं है, तो हमें सतर्कता पूरी बरतनी है। लेकिन अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से दोबारा होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। और एक और जो सवाल था कि 1 महीने से खांसी चल रही है, जो एक महिला है जिन्हें डायबिटीज भी है, तो 1 महीने लंबा कोविड का इन्फेक्शन थोड़ा सा अनलाइकली है, क्योंकि हम वैसे भी कह रहे हैं कि 10 से 14 दिन के बाद उसकी इन्फेक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। तो हम इसलिए उसको कोविड न समझें, लेकिन आपके खांसी का जो कारण है उसको आपको देखना जरूरी है कि आप उसके लिए बात करें, या आप जिससे भी आपका इलाज चल रहा है उनसे ये चीजें डिस्कस करें। ये कोरोना तो नहीं है, लेकिन अगर कुछ और है तो उसका इलाज समय से और पूरी तरह से हो जाए। ओके, वी हैव वन मोर कॉलर फ्रॉम दिल्ली। बबीता जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैम, मेरे हस्बैंड को 104 बुखार हुआ था और उसके बाद मेडिसिन लेके बुखार तो कम है, जब मेडिसिन लेते हैं तो कुछ नहीं होता, पर पूरा बदन टूट रहा है और गले में खराश है। तो क्या कोविड जांच करानी चाहिए? डॉक्टर नरेश।
जी बबीता जी, आपको कोविड की जांच अपने हस्बैंड की करानी पड़ेगी। और उसका कारण ये है कि कोविड जो है जब फैला हुआ होता है ना, तो उसका खतरा रहता है। अगर वो किसी के कांटेक्ट में आया नहीं है, नहीं भी पता है, तो जो तीनों सिम्टम्स आपने बताए हैं कि 104 का बुखार है, गोली से कम हो जाता है, गला खराब है और कमजोरी है, तीनों को देखते हुए कोविड का टेस्ट कराना बेहतर रहेगा। हालांकि वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये पता चल जाएगा कि किसी और को रिस्क तो नहीं है, जो कि शायद इतना लकी ना हो कि वो पूरी तरह से ठीक हो। But Dr. Naresh, we have been getting calls also, getting questions on social media. Do you want to tell them that even if they are contracted, they are suffering from COVID, they don't need to worry, they don't need to panic? Yes, that's right. I think the message that seems to have gone is that COVID is a deadly disease. It is not a deadly disease. Persons die of virus infections, even influenza, they die to the extent of 1 in 1,000. Now, in the beginning when COVID came, we thought 2 out of 100 or 3 out of 100 were dying. But we are not picking up all those cases. And in any case, our estimate in the scientific community is that probably 1 out of 500 would probably be dying. It does not mean that you condemn all the 499 by saying that, oh, you are doomed. Most of them are going to recover, but it does not mean that they don't have to take precautions. Because if they don't take precautions, those 499 will spread it to maybe many thousands. Right. So that's a different matter. But they don't need to worry because it is a manageable disease. It's a disease which would recover. Unfortunately, the death toll can occur in a very small percentage. And if they manage it well and take good care of their health and hygiene, the long-term impact also probably would be minimal because the damage caused to the lung would be smaller. So majority of them need not worry from COVID, but have to take more precautions so that others in the family or in the society do not get affected. And still, Dr. Subbalakshmi, elderly people, you think need to take more precautions than young people and kids also? Yes, definitely. Elderly should take extra precaution. पहले भी हमने कहा है कि जो elderlies हैं 60 years से ज्यादा हैं, उनको घर से बाहर कम से कम या जब जरूरत हो तभी निकलें। इस चीज को बिल्कुल समझना है। अभी भी ऐसा नहीं है कि पहले हमने कहा है अब ऐसा सिचुएशन नहीं है, अभी भी ऐसा ही है। हमें जरूरत नहीं है तो हमें नहीं निकलना है, बहुत ज्यादा जरूरत है तो पूरी सतर्कता के साथ हमें निकलना है। और बच्चों के लिए भी सेम चीज है कि बच्चे भी अगर जरूरत नहीं है तो घर से बाहर जाने का मतलब अगर जरूरत नहीं है तो ना ही जाएं, घर के अंदर ही रहें। एल्डरलीज और बच्चों को ये खास प्रिकॉशन लेने की अभी भी जरूरत जी। हमारे पास लगातार सवाल आ रहे हैं, लेते हैं अगला सवाल। दोज हु हैव फ्रीक्वेंट कॉमन कोल्ड इन्फेक्शंस इन पास्ट, इज देयर इम्यून सिस्टम इज बेटर ट्रेन्ड टू फाइट कोरोना वायरस एंड हाउ लॉन्ग कोरोना वायरस एंटीबॉडी एग्जिस्ट इन बॉडी ऑफ अ रिकवर्ड पेशेंट? मैम। तो कोरोना वायरस एंटीबॉडी कितने लंबे समय तक रहता है? तो ऐसा बहुत ज्यादा स्टडीज अभी उसके बारे में कुछ ऐसा बता नहीं रहे हैं, लेकिन ये है कि कुछ स्टडीज ने कहा है कि 3 महीने, लेकिन हम ऐसा सोच के ना चले कि हमें एक बार एंटीबॉडी डेवलप हो गई है तो हम इन्फेक्शन से बच गए हैं। हमें प्रिकॉशंस लेना है। मेन चीज कितने समय तक रहे के लिए एंटीबॉडी हमारे लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, ये जरूरी है कि प्रिकॉशन लेना ज्यादा जरूरी है। तो हम इस उसमें ना पड़े कि हमें एक बार अगर इन्फेक्शन हो गया तो हमें अभी नहीं हो सकता। हम अगर प्रिकॉशंस लेते हैं तो हम दूसरी बीमारियों से भी अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। और एक दूसरा सवाल there is one more question from Jagdish Lal Jyotika. Very small question. He's asking patients with heart diseases, I think he's also suffering from corona, are they should they take HCQ? Dr. Naresh, a lot of questions on hydroxychloroquine. Yes. So we getting coronavirus from others, and that has been tried in the healthcare workers. The advisory has come from ICMR, and healthcare workers were advised. The second aspect is HCQS for the treatment of those who have contracted coronavirus. Now there is no proof anywhere which says that HCQS would benefit all patients in the prevention or in the treatment and recovery from this. The problem of HCQS and heart disease is both of them develop a kind of a condition in the body which makes them prone to develop heart rhythm disorders. So
heart beats at 75 rates per minute, and that rate gets disturbed in heart disease by itself, and it also can get altered by HTQS. So combining the two can be an issue, and that is why. राइट विल कम बैक हम last डॉक्टर नरेश गुप्ता के पास वापस लौटेंगे caller. Is not the last. जी आपके पास लौटते हैं सर। एक कॉलर हम तब तक ले लेते हैं। मंजू हैं ग्रेटर नोएडा से। मंजू जी स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। हाँ, गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब। हेलो। यस पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है कि हम लोग सीनियर सिटीजन हैं, हस्बैंड वाइफ, और हमारे नेक्स्ट डोर नेबर जो है वो कोरोना पॉजिटिव डिक्लेयर हो गए हैं। तो अभी हमें क्या प्रिकॉशन लेनी होगी? जैसे हम सब्जी लेने या दूध लेने सोसाइटी वाली शॉप में जाते हैं तो उतना भी निकलना होगा कि नहीं निकलना होगा, क्योंकि बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर है। तो उसके लिए क्या प्रिकॉशन करें? डॉक्टर गुप्ता, वी इन टुडेज वर्ल्ड मैक्सिमम पीपल, सब ज्यादातर लोग जो हैं वो सोसाइटीज में रह रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, कुछ लोग अलग भी रह रहे हैं। अगर एल्डरली लोगों की बात की जाए, जैसे कि इन्होंने अभी सवाल किया, जब आपके नेक्स्ट डोर नेबर में कुछ ऐसा केस आ जाता है, जाहिर है गाइडलाइंस फॉलो की जाती हैं सोसाइटी RWA की ओर से, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, खासकर अगर एल्डरली लोगों की बात की जाए, बच्चों की बात की जाए, क्योंकि जब कॉमन एरिया होता है बच्चे बाहर खेलने भी निकलते हैं, बुजुर्ग सैर करने के लिए भी निकलते हैं। I think this is a very, very important question, and there are two aspects to it. It highlights that the onus of saving our senior citizens, like in societies or otherwise, lies on those who have got affected by the corona. So the next door neighbor, if they are taking good precautions, that means primarily not only the mask and the hygiene, but they don't come out, then the risk to others will not be there. It is not that the virus is just floating around anywhere and like air and oxygen, it can go and hit anyone. So they are the ones who should take the responsibility. But having said it, a dual benefit would come if all these senior citizens who are neighbors to those who have contracted corona also take better precautions. They don't visit those houses, they take a mask, and as for going out to buy milk and vegetable, or somebody who delivers milk and vegetable, take it from the milk, vegetable, food items, they are not a prime source of causing coronavirus as was thought about in the beginning. They are the least in causing the risk of coronavirus. So they should not worry about getting the vegetables and other household items, but they should take precautions. So here what they can do is, if they have a household mask that they use, when they go out, they can come back and wash it and wash their hands and face also. And nothing to worry, and they would stay healthy so long as they don't unnecessarily worry. Let me also point out one more thing. COVID has become a psychological disease. And the risk of corona has become a bigger psychological issue to the extent that such great stress affects our immunity negatively. That's right. And it affects negatively in the body, and it also affects because our lifestyle also changes. Some persons stop eating or stop sleeping, which sleep is good for immunity. So these gentlemen and ladies should take care that they don't get unduly perturbed. They should take the precautions, have faith in nature and God, and they would do well. बिल्कुल। और हमारे और ये जो अभी डॉक्टर गुप्ता ने अभिषेक जो आंसर दिया उससे बिल्कुल ये जवाब उनका जो था, वो जवाहर पटेल ने जो सवाल पूछा है हमारे साथ कि अपार्टमेंट में एक ही फ्लैट है, 2 बैंक कर्मचारियों को कोरोना हो गया था, लेकिन अब वो उनके साथ नहीं है, तो अब आगे वो किस तरह के एहतियात बरत सकते हैं, कब बाहर आना जाना कर सकते हैं? There is one more question, Jyotika, from Mahesh Arora, and he wants Dr. Naresh to answer this. Dr. Naresh, he's saying that I need one clarification. Is it must to wear face mask if I use face shield? I'm 70 years old and need this answer because mask gets too wet during morning walk, and I feel it should be okay to wear face shield without mask because it is more comfortable. Yes, but the comfort takes care of some of the safety aspects. If you can get two together, it's okay. But as for the face mask, face shield is no replacement for face mask. And the very fact that it becomes wet means, it is actually coming close to the nose and the mouth. These are the areas through which the virus tends to gain the entry. In the face shield,
you have this space in the side where things can come in. So what I'll advise them is you use a face mask. Maybe he goes for a morning walk, as I understand, and it gets wet. If that be the condition, then he can carry another mask with him. Yes. Let him use two. But if you use a homemade face mask, you will not have any difficulty of breathing. Like N95, you can't put on for too long a time. But a simple face mask, multi-layer, you can put on, and if need be, you take more than one. You know, like there are these joggers who always carry more than one pair of socks. Yeah. One gets wet, you change it. So I think that would be a better thing rather than relying everything and leaving everything to take shape. बिल्कुल मेरे ख्याल से अभिषेक हम हर रोज इस बात को डिस्कस करते हैं और लगातार हमारे जो डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स हैं इस बात को दोहराते हैं कि मास्क की जो संख्या है वो आपके पास पर्याप्त होनी चाहिए। जैसे हर रोज डॉक्टर्स बताते हैं कि 4 मास्क अगर आपके पास है तो पहले मास्क की जो बारी है वो 5वें दिन आनी चाहिए। तो ये जो फॉर्मूला है मास्क यूसेज का ये बहुत हेल्प करेगा आपको इस इन्फेक्शन से बचने के लिए और आप इसमें कंफर्टेबल भी रहेंगे। एक और सवाल हमारे साथ आया है अभिषेक, पुनीत रॉय पूछना चाह रहे हैं कि आई हैड रिकवर्ड फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस अराउंड 4 years ago. If somehow I get affected from COVID-19, will this affect me severely? And what are the other comorbid diseases which may affect COVID patients. COVID patients, and are both KN95 and N95 masks, how safe they are? Dr. Gupta. I would like to tell Puneet that if he had tuberculosis and has taken full treatment and was told that he has recovered, he should not worry unnecessarily from the risk of COVID, because the risk of COVID would remain the same. And let me tell him also, just to reassure, that TB is not an uncommon disease in our society. During childhood, large number of our population suffers from it. And that does not mean that their COVID risk would be higher or they will have more damage to the lungs because of the COVID. No, it is not like that. And similarly to the other diseases, we speak of heart disease, we speak of blood pressure, high blood pressure, we speak of diabetes, and on top of all these, we speak of something we tend to forget, and that is obesity. So if there is somebody is obese, somebody is heart disease, hypertension, diabetic, or even lung disease, TB recovers, they recover without any sequelae. Now these persons have the same risk of contracting COVID as anybody else. The problem comes if unfortunately they contract COVID, then their complication rate and coming onto the ventilator is much higher. And that is why we say, oh, you should save yourself doubly rather than a much younger person who has the same risk of contracting COVID but has got 2 or 3 times the rate of recovering much better. So these are the conditions that causes the risk, but those risks, irrespective of COVID, also are a risk to these, we call them lifestyle diseases. So obesity, hypertension, heart disease, diabetes, lung problems, smoking, alcohol, they are lifestyle problems which reduce your good health and lifespan as it is, COVID or no COVID. So COVID just happens to make use of that weakness and cause more havoc in those bodies. So the risk would remain, and he should not worry because he had a TB 4 years earlier. Right. Okay, hope we answered your question. Madan Mohan Jaira, who is Bureau Chief of Hindustan, covering health for quite a long time. He's also joining us live. Welcome, Jaira Sahab. A question from you. Migrants are coming back. New hospitals have opened up. We just showed our viewers the visuals. That new hospital was set up, inaugurated in fact today in Noida. Recovery rate is also increasing. What do you think? Are we in control of the situation? Hello? Hello? इसकी 2 वजह है जो मुझे लगता है। एक तो कुछ कोरोना के केसेस नए एरिया में ज्यादा बढ़े हैं। जो जिन एरिया में पहले कोरोना के केसेस थे वहां पे बहुत अच्छा मैनेजमेंट उसका किया गया और काफी हद तक उनको ट्रीट कर लिया गया, वहां पर फैलने से रोका गया। इसके बीच इस बीच जो माइग्रेंट का मूवमेंट हुआ और ये शहरी कुछ शहर से लोग गांव की तरफ गए या गांव से भी वापस शहर आए, तो कुछ नए एरिया में कोरोना के केसेस बढ़े। इस बात को हेल्थ सेक्रेटरी ने भी स्वीकार किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो एक तो मुझे लगता है कि ये चुनौती बड़ी है। दूसरा, बीच में कुछ ऐसे मूवमेंट और त्योहार इसमें से आए तो अचानक इस पिछले 4-5 दिनों में थोड़ा केसेस बढ़ गए।
तो दो ये सबसे बड़े चैलेंजेस हैं। लेकिन इसी के साथ अगर हम दूसरा पहलू इसका देखें तो हमारा रिकवरी रेट लगातार इंप्रूव हो रहा है, हमारी जो डेथ रेट है, जो उसका फैटेलिटी रेट है, वो लगातार गिर रहा है, और हमारा टेस्ट लगातार बढ़ रहे हैं। और टेस्ट जो लगातार बढ़ रहे हैं तो वो भी हमें ये दिखा रहा है कि हमारी जो पोजीशन है, जो उसका इन्फेक्शन रेट है या जो उसकी पॉजिटिव होने का रेट है सैंपल का, वो भी करीब करीब स्टेबल है। नए केस डिटेक्ट हो रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा वो फैला हो ऐसा वो शो नहीं कर रहा है। वो करीब 8-9% जो सैंपल हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं वो लगातार वो ट्रेंड बना हुआ है। अब मुझे ये लगता है कि हम अभी जो एक मैक्सिमम हमारे टेस्ट हो रहे हैं, हम एक पीक पर करीब हम पीक जैसी स्थिति में पहुंच चुके हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में इसमें धीरे धीरे केसेज में एक्चुअल नंबर में कुछ कमी का ट्रेंड दिखना शुरू हो सकता है। जी मदन जी, हम हमेशा बात करते हैं कि डॉक्टर एक भगवान का रूप है जो आपकी जिंदगी को बचाता है। हम इन फ्रंट लाइन वर्कर्स की बात तो कर ही रहे हैं लगातार, लेकिन साथ ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की कि ये ऐसा वक्त है जब हर किसी को बाहर निकलना है और एक दूसरे की मदद करनी है, ऐसे में जब आंगनवाड़ी वर्कर्स बाहर निकले, हमारी आशा वर्कर्स बाहर निकली, सब लोग जुटे मास्क बनाने में और उसके डिस्ट्रीब्यूशन में, जहां जहां दूर दराज इलाकों तक जहां तक अभी मास्क पहुंच नहीं पाता था या ऐसी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, तो एक बहुत ही सराहनीय काम ये लोग कर रहे हैं। और एक प्रधानमंत्री की अपील पे जिस तरह से लोगों ने बाहर निकलकर ये काम किया है, मेरे ख्याल से एक बड़ा सलाम इन सब लोगों को जाता है। नहीं, बिल्कुल मुझे ये लगता है कि इस जो कोरोना का चैलेंज पिछले 4-5 महीने से हम इसमें जूझ रहे हैं, हर समाज के हर वर्ग ने इसे एक आंदोलन के रूप में, इसे एक मूवमेंट के रूप में इसे लिया है। चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे वो आशा कार्यकर्ता हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, पुलिसकर्मी हो या दूसरे जो लोग हैं इस सिस्टम से जुड़े हुए पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उन लोगों ने काफी बढ़ चढ़ के इसमें काम किया। इसी प्रकार मैं कहूंगा कि इंडस्ट्री के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, वेंटिलेटर बनाए गए, वेंटिलेटर की भी परमिशन आज मिल गई। इसी प्रकार ये हमारे पास हॉस्पिटल 10 दिन में हमारे पास हॉस्पिटल बन जाते हैं, 12 दिन में एक हॉस्पिटल बन के खड़ा हो जाता है और उसमें लोग भर्ती करना शुरू कर दिया जाता है। इसी तरह इंडस्ट्री ने भी उसको बहुत ही सीरियसली लिया है। इसी प्रकार मैं कहूंगा कि हमारे जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूट हैं, जो टीके और वैक्सीन बनाते हैं, उन लोगों ने भी इस काम को बहुत तेजी से इस काम को अपने हाथ में लिया और आज हम बहुत सारी वैक्सीन अपनी बना रहे हैं, जो वैक्सीन कुछ बाहर के कोलैबोरेशन करके वैक्सीन के ट्रायल भी कर रहे हैं। इसी प्रकार 30 से ज्यादा प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं जो वैक्सीन और दवाएं बनाने के हैं। तो मुझे लगता है कि हर तबके ने, समाज के हर वर्ग ने इस चुनौती को बहुत सीरियसली लिया है और बहुत तेजी से लिया है और एक आंदोलन के रूप में लिया है। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर अभिषेक। जितेंद्र कुमार इज कॉलिंग फ्रॉम अंबाला। जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। 18 से 20 दिन हो गए हैं, 18 दिन। जितेंद्र जी, आपको एक बार फिर से अपना सवाल पूछिए, आपकी आवाज अभी आना स्टार्ट हुई थी। सर मेरा सवाल ये है कि मेरे घर में एक कोरोना पेशेंट है, उनको 18 दिन हो गए हैं कोरोना हुए, तो क्या हमें उनसे कोई खतरा है? अब उनका दोबारा टेस्ट नहीं हुआ है, जो सेकंड टेस्ट होता है कि ये नेगेटिव है या नहीं है कोरोना इनका, तो वो टेस्ट नहीं हुआ है, तो हमें उनसे कोई खतरा है? अभी हम सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं। ये जो जितेंद्र जी ने सवाल उठाया है, पहले तो ये देखना है कि जिस व्यक्ति को कोरोना हुआ है 18 दिन पहले, उसकी हालत कैसी है। अगर वो व्यक्ति, हम मानते हैं कि 10, 12, 15 दिन, 2 हफ्ते में वो रिकवर कर जाता है, पर कुछ व्यक्ति होते हैं जो 2 हफ्ते में, 1 महीने में भी नहीं रिकवर करते हैं और उनका रिस्क दूसरे को कोरोना देने के लिए वो महीने तक चलता रहता है। तो पहली बात तो ये माननी पड़ेगी कि वो जो व्यक्ति है जो कोरोना ग्रस्त है, तो कितना दिन पहले पूरी तरह से स्वस्थ हो गया कि कोई बुखार, कोई खांसी, कोई गला खराब नहीं, कोई सांस की तकलीफ नहीं, कोई चीज नहीं है। अगर वो स्वस्थ हो गया है और उसके बाद 3 दिन तक स्वस्थ रहता है, फिर 1 हफ्ता दिखते हैं, अगर मान लीजिए हम 5 या 10 दिन मानते हैं, 18 दिन में वो 10 दिन पहले ठीक हो गए थे, तो हम कह देंगे ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर उनको कोई सिम्टम्स चल रहे हैं तो उनका टेस्ट कराना आवश्यक हो जाएगा, ये देखने के लिए कि जो बीमारी है वो कोई प्रोलॉन्ग तो नहीं है। सारे कोरोना के व्यक्ति एक कोई क्लॉकवर्क सिस्टम नहीं फॉलो करते कि 5 दिन में बीमारी होगी, 5 दिन में ठीक हो जाएंगे और 5 दिन में तो बाकी जो कमजोरी रिकवर कर जाएगी, ऐसा नहीं होता है। इसलिए ये जानना जरूरी है कि वो व्यक्ति
की हालत कैसी है। जी डॉक्टर सुब्बलक्ष्मी, इस सवाल के साथ आपके पास आती हूँ। काइंडली कंफर्म वेदर अ पर्सन हु हैज ट्रैवल्ड बाय ट्रेन इन सेकंड क्लास रिजर्व्ड कंपार्टमेंट फ्रॉम एमपी टू दिल्ली एंड डजंट शो एनी सिम्टम्स ऑफ कोविड-19, इज इट एसेंशियल टू क्वारंटाइन हिमसेल्फ? इफ यस, फॉर हाउ मेनी डेज? इसके साथ साथ मैम ये भी चाहेंगे आप बताएं कि किस तरह से जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, खास तौर पर ट्रेन में और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जब आप इस्तेमाल करते हैं, किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए इस दौरान भी? ट्रैवल जैसे कि अब शुरू हो चुके हैं ट्रैवल हर जगह पे, तो ट्रैवल में भी हमको ये सेम प्रिकॉशंस बिल्कुल रखने हैं कि हम बहुत ज्यादा जगहों को टच ना करें, और अगर हमको लग रहा है कि हमने कुछ ऐसा टच किया है तो हम अपने हैंड सैनिटाइज कर लें या धो लें। मास्क हमें बिल्कुल कंपल्सरी है कि हम बाहर हैं, लोगों के बीच में हैं, तो हम मास्क अपना बिल्कुल उपयोग करें, और मास्क हम प्रॉपर तरीके से लगाएं। ऐसा नहीं है कि हमने ट्रेन में या बस में लंबे समय तक सफर कर लिया तो हम अपने मास्क को नाक के नीचे या गले पे टंगा के रख रहे हैं, ऐसा नहीं। मास्क हमारा मुंह को और नाक को पूरी तरह से कवर करना चाहिए और पूरे समय के लिए, तभी वो इफेक्टिव है। नहीं तो हम उस मास्क को गले में लटका के उसकी औपचारिकता करने से कोई मतलब फायदा नहीं होगा हमें, तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब सफर में सोशल डिस्टेंसिंग हम कितनी रख पाएंगे ये तो कह पाना जरा मुश्किल है, लेकिन ट्राई करें कि हम जितना कर सके उतना बेहतर होगा। और बाकी चीजें कि हम बाहर से अगर कुछ चीज लेते हैं तो हम उसको अवॉइड करें, चीजें हम घर से लेके चलें ताकि हमें बाहर दूसरों के संपर्क में जितना कम से कम आए उतना अच्छा है। और जो एक सवाल इसके पहले आपने किया था कि एमपी से दिल्ली आए हैं एक सज्जन ट्रेन से, तो ये जो क्वारंटाइन जो है स्टेट पॉलिसी है। तो जैसे अलग अलग स्टेट्स में जो पॉलिसीज हैं कि अगर वहां है कि हमें क्वारंटाइन करना है किसी व्यक्ति को 14 डेज 17 डेज, तो वो हमको करना पड़ेगा, लेकिन एक डिस्टेंसिंग हम बना के रखें, क्योंकि ड्यूरिंग ट्रैवल अगर हमने इन्फेक्शन एक्वायर किया है तो हमें अगर सिम्टम नहीं भी हैं तो हमें पता नहीं चलेगा और हम दूसरे को इन्फेक्शन दे सकते हैं। तो इसलिए हम बाकी चीजें अपनी जो एहतियात है वो हम प्रॉपर बरतें। Right, Jyotika, we are running short of time. Last question from Mr. Jera. Mr. Jera, if you can hear us, good thing is that there is no community spread, and it is a sigh of relief. And but focus should be now more to take precautions in the containment zones. बिल्कुल, आप एकदम ठीक कह रहे हैं, कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है, एक क्लस्टर लेवल पे कुछ एरिया में स्प्रेड है, ये बात जिसकी बार बार कही जा रही है। तो मुझे लगता है कि अभी हमारी सबसे बड़ी चुनौती है कि कुछ हमें और टेस्ट बढ़ाने होंगे। तो हमें ये पहले हमें देखना होगा कि जो नए एरिया जहाँ पर नए हॉटस्पॉट या नए एरिया जहाँ पर केसेस बढ़े हैं, जैसा मैनेजमेंट हमने पहले किया था दूसरे जहाँ पर अभी कम हॉटस्पॉट केसेस, उसी प्रकार का मैनेजमेंट हमें उसी तैयारी के साथ, उसी मेहनत के साथ वहां पर भी करना होगा। और तीसरा हमें ये देखना होगा कि जो रिकवरी रेट है वो अगर उसको लगातार आगे बढ़ोतरी का ट्रेंड आता है तो ये हमारे लिए पॉजिटिव इंडिकेशन होगा। और चौथा जो हमारी डेथ रेट है उसके कम होने से तो ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है कि जो इसकी जो बीमारी अब है धीरे धीरे उतनी गंभीर अब नहीं हो रही जितनी शुरुआती दौर में ये पहले एक तरह से इसकी डेथ रेट बहुत ज्यादा था, 3-3.5% तक इंडिया में देखा गया था। तो अब इसका थोड़ा सा वो असर कम हो रहा है। ये भी हमें इसका कोई साइंटिफिक अभी आधार तो नहीं है, लेकिन जो डाटा है वो ये शो कर रहे हैं कि धीरे धीरे उसका वो इम्पैक्ट अब हिंदुस्तान में इतना खतरनाक इम्पैक्ट नहीं हो रहा है और कम हो रहा है, क्योंकि जो वेंटिलेटर पे जो लोग हैं, जो ऑक्सीजन पे जो लोग हैं, जो आईसीयू में है, उनका परसेंटेज भी थोड़ा घटा है पहले से। तो ये इंडिकेटर पॉजिटिव है हमारे पास। ये इंडिकेटर अगर हम और टेस्ट करा के हम कुछ जो अनडिटेक्टेड मामले हैं उनको और डिटेक्ट करने में आने वाले समय में सफल रहते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा समय बहुत ज्यादा दूर नहीं है जब हम इस बीमारी को एक बहुत ही हद तक नियंत्रित कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर नरेश, बहुत ब्रीफली, बहुत जल्दी वक्त हो जाए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं कम्युनिटी स्प्रेड पे, क्योंकि आप मुस्कुरा रहे थे जब अभिषेक ने सवाल पूछा। देखिए, कम्युनिटी स्प्रेड जो है वो उसके हम कंट्रोवर्सी में जाना ठीक नहीं है। सवाल ये है कि जो क्योंकि उसकी डेफिनेशन भी अभी किसी के पास बहुत अच्छी नहीं है, WHO के पास एक जिस व्यक्ति को कोरोना है उससे दूसरे को लगने का खतरा है, और जब वो महामारी पेंडेमिक का रूप थी है, इसका मतलब ये है कि सब लोग उसके रिस्क पे हैं, क्योंकि नंबर तादाद इतनी ज्यादा है कि किसी को भी हो सकता है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और जैसे जैसे लॉकडाउन खुलता है या हम जो क्लोज स्पेस में रहते हैं वो रिस्क बढ़ जाता है। पर ये हमारा मानना है कि जो सरकार पॉलिसीज बनाती है
वो फैक्ट के ऊपर बनाती है। देखिए ऐसी हालत में कोई भी जो डिसीजन लेगा उसको क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान होता है, चाहे घर में हो चाहे सरकार में हो, लेकिन वो डिसीजन सबको नजर में रखते लिया जाता है। और जैसे डॉक्टर ने कहा था, अगर आपको क्वारंटीन करने के लिए बोला जा रहा है तो उसमें ये देखा जाता है कि आप किस जगह से आ रहे हैं, वहां पे कितना केस है, जिस जगह पे जा रहे हैं वहां कितना केस है, उनको कितना रिस्क है। तो ये सब चीज को करते हैं और जो आपको हिदायत दी जाती है अगर वो फॉलो करी जाए तो क्वारंटीन, ये कोरोना हो या कोई और बीमारी हो, उसको कंटेन करने में हम बिल्कुल सक्षम रहें। जी जी सवाल ये है कि जो सरकार कहती है उसको आप माने, ना कि जो अपना आपका मन करता है उसी हिसाब से चले। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे पास आज वक्त इतना ही है, 3 बज चुके हैं अभिषेक, और वक्त तो चला है हमारे एक्सपर्ट से विदा लेने का। डॉक्टर नरेश गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट MA MSc, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर सुब्बलक्ष्मी मार्गेकर, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक बड़ा सलाम आप फ्रंटलाइन वॉरियर्स को हमारी ओर से भी। और मदन मोहन जैरा जी, ब्यूरो चीफ हिंदुस्तान, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात मैं अभिषेक कहना चाहूंगी इससे पहले कि आप वाइंड अप करें, कि जो ऑनलाइन हमारे ऑडियंस थे, फेसबुक, ट्विटर, अपने जो सवाल कर रहे थे और जिनके सवाल हम नहीं ले पाए, मायूस मत होइएगा, कल फिर हम हाजिर होंगे और कल फिर आपके सवाल लेंगे। And also few takeaways: follow government guidelines like our doctor said, and keep following the basic tenets, and be responsible, be aware, and also make others aware. That's all we have in Doctor Speak. Stay tuned for more news and updates. Namaskar. नमस्कार।